सिवाय पेपर के ड्रॉप करने के। तो अभी आप अपने 15 दिन असेस करें अपने आप को कि कहाँ गलतियां हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है, क्या मुझसे पिक होता है या नहीं होता। अब मैं रास्ते में आ रहा था तो एक बच्चे का सवाल आया कि सर अगर हम बेंचमार्क क्वेश्चन कर लें तो क्या हम पास हो जाएंगे। बेटा वापस बैठोगे ऐसे ही सेशन में फिर किसी, सही है ना। देयर इज नथिंग कॉल्ड बेंचमार्क क्वेश्चंस इन सीए में कोई बेंचमार्क क्वेश्चन नहीं होता। ये जो बना के लाया हूं ना मैं, ये 5 घंटे में बनाया है। मतलब एक दिमाग लगता है ना कि भाई इसमें क्या क्या चीजें कवर होनी है, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है या नहीं है, गलती है या नहीं है। तो मैं ये भी नहीं कहता कि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है या बेंचमार्क क्वेश्चन है। खुदा के वास्ते भाई इस ट्रैप से बाहर आ जाओ कि अब बच्चे ने मुझे शीट भेजी, बोलो सर ये क्वेश्चन है मेरे पास, ये ना मुझे बता दिए कि ये कर लो तुम पास हो जाओगे। दवाई खा के सही हो जाएगा? नहीं है भाई, ऐसा नहीं हो सकता। आप कैसे कह सकते हो कि एक सवाल ऐसा आ गया तो ऐसा ही आएगा? भाई आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, और उसमें परफेक्शन कब आती है? जब आप ज्यादा से ज्यादा सवाल सॉल्व करें। अब आप अपने दिमाग में साइकी बना के बैठ गए कि मैं 10 सवाल करूंगा मैं पास हो जाऊंगा, हो ही नहीं सकते। मैं अगेन एंड अगेन कहता हूं कि आपने एक बार टॉपिक कर लिया, आप अगेन एंड अगेन वैसे नहीं नए नए सवाल करें, ताकि आपकी जो अटेम्प्टेबिलिटी है और पिक करने की पावर है वो क्या हो, इनहांस हो। आपके पास पेपर में क्या सोचने का टाइम होगा या अप्लाई करने का? अप्लाई करने का। वहां पे सोचने का गया पेपर हाथ से, तो आपने रीड किया, आपको पता होना चाहिए इसका ट्रीटमेंट क्या है। वो तो यहां पे करना है, सोचना है कि भाई ये तो प्रैक्टिस है। वहां पे तो आपने रीड किया, आपको पता है भाई इसका ट्रीटमेंट ये है। इसमें आपने देखो ऑल टुगेदर बनाना है। अगर मैं आपके सामने इसको थोड़ा सा जूम करूं, 1 मिनट दीजिएगा, ये हटा दूंगा बस। रिक्वायरमेंट पहले देख लेते हैं मासूम सी। Prepare the investment property disclosure that would be disclosed in JL's statement of financial position as on 31 दिसंबर 2022। यानी बोल रहा है कि भाई आपके पास जो भी डिस्क्लोजर बनेगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का वो बनाओ, और ये बताओ कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की टोटल फिगर बैलेंस शीट में कितने पे आएगी। कितनी चीजें? 2 चीजें। एक तो डिस्क्लोजर बनाना है, डिस्क्लोजर बनता है ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक का। अब मजे की बात मैंने सवाल में ये की कि मैंने ओपनिंग दिया नहीं है। ओपनिंग आपने निकालना होगा और हर एक प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंगली निकालना होगा। और चलो एक और बात बता ही देता हूं, खुलासा कर देता हूं ताकि आपको सोचना इतना नहीं पड़े। इस सवाल के अंदर जो ओपनिंग है उसके अंदर एक आप खुद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना रहे हैं, वो भी कैरी होके आ रही है। तो यानी आपने बोरिंग कॉस्ट की वर्किंग इस साल से नहीं करनी है, पिछले साल से करनी है, ताकि आप उसको कहां पर लेकर आए, ओपनिंग में। तो जी आपका समय शुरू होता है अब, और इसको करने के लिए आपको दिए जाते हैं 35 मिनट, चलो यू कैन से 40 मिनट, सही है जी। तो विदाउट एनी डिस्कशन मेरी रिक्वेस्ट होगी, आप अपने आपको असेस करेंगे कितने पानी में। ये सवाल किया फिर मुझे बोलेंगे खुद से कि भाई सर और फिर कौन सा टॉपिक करना है, क्या क्या सवाल करने पे, वो मेरा काम है कि मैं कराऊंगा। ग्रुप पे आ चुका ही है?
कस्टमाइज वाले ग्रुप में भी भेज दूँ, भेज देता हूँ भाई। देखो आ गया अम्मास। ग्रुप पे भेज दो जुहैर, सारे ग्रुप पे भेज दिए। तुम लोगों को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डिस्क्लोजर तो याद है ना, या उसी से ही फायदे हो? हाँ, थोड़ा सा रिकॉल कराऊँ? तो ये बोलो ना, अजीब से मुंह बना रहे हो, उधर उधर देख रहे हो दीवारों को, क्या होगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की नोड के अंदर आप दो हेडिंग्स डालेंगे, प्रॉपर्टी कैरीड एट कॉस्ट, प्रॉपर्टी कैरीड एट फेयर वैल्यू। जो कॉस्ट पे कैरी हो रही है वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जो फेयर वैल्यू पे कैरी हो रही है ओपनिंग फेयर वैल्यू आ जाएगी। फिर नीचे उसके इमीडिएटली आएगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जो कॉस्ट पे कैरी हो रहा है उसके अगेंस्ट में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा, जो कॉस्ट पे कैरी हो रहा है उसके अगेंस्ट में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा। बट जो फेयर वैल्यू पे कैरी हो रहा है उसके अगेंस्ट में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। अगर इफ यू आर फीलिंग डिफिकल्टी इन असेसिंग द डिस्क्लोजर, तो जो मैंने आईपी के सवालात करवाए हैं या मैंने अपने लेक्चर्स डाले हैं, तो खुदा के वास्ते उसको रेफर कीजिएगा। मैंने हर एक ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोजर से लिंक किया है कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी। ओपनिंग समझ आ गया? हाँ या नहीं? चलें जी, अब ये ओपनिंग में चेंजेस होंगी या तो एडिशन की वजह से, या ट्रांसफर की वजह से, या डिस्पोजल की वजह से, या फेयर वैल्यू की वजह से। कितनी चीजें बोली? 4। अगेन ओपनिंग आ गया, ओपनिंग के बाद जल्दी से बताओ चेंजेस किस वजह से होंगी? या तो एक और प्रॉपर्टी खरीद के लाओगे, या तो कॉस्ट पे लाओगे, या फेयर वैल्यू पे लाओगे। मैंने कहा भाई वो ऐड हो जाएगी। फिर मैंने कहा कि हो सकता है कि पीपी से ट्रांसफर हो, इन्वेंट्री से ट्रांसफर हो, क्या नहीं हो सकता? हो सकता है, वो भी इन हो जाएगा। हो सकता है यहां से आउट हो, तो वो भी ट्रांसफर इन एंड ट्रांसफर आउट हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बेच दें? हाँ या नहीं? तो अगर बेच दोगे तो तुमसे मैं पूछता हूं, अगर बेच दी तुमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बेचा जो कि कॉस्ट पे कैरी हो रही थी, तो उसको माइनस कितने से करोगे? कॉस्ट से। कॉस्ट अकाउंट को कॉस्ट से करेंगे, अक्यूमुलेटेड को, एंड अल्टीमेटली डब्ल्यूडीवी माइनस हो जाएगी, क्योंकि आप दो अकाउंट्स को लेके चल रहे होते हैं ना, कॉस्ट का अलग, अक्यूमुलेटेड का। पर अनफॉर्चुनेटली हम जब देखेंगे तो फेयर वैल्यू पे जो कैरी हो रहे हैं उसके अगेंस्ट में कोई अक्यूमुलेटेड नहीं होगा, पर अकाउंट तो होगा ना। अच्छा, अगर एक एसेट फेयर वैल्यू पे कैरी हो रहा है, उसको कितने पे बेचेंगे? उसको माइनस किस पे करेंगे? लास्ट इमीडिएट फेयर वैल्यू जिस पे ओपनिंग पे कैरी हो रहा था, तो जितने पे था उतने से हटा देंगे। क्या उसका कोई अक्यूमुलेटेड रिवर्स होगा? या था ही नहीं? था ही नहीं। तो दिस इज हाउ यू थिंक, प्लस माइनस करके क्लोजिंग पे पहुंचना है, और फिर आखिर में जो प्रॉपर्टीज बच गई उसको किस पे लेके जाना है? फेयर वैल्यू पे। और फिर फेयर वैल्यू एक्सरसाइज करके टोटलिटी में आपने वहां पे लिखना होगा फेयर वैल्यू गेन होगा या फेयर वैल्यू लॉस होगा। अब करें।
पहले ये बताओ, थोड़ा सोचने में मजबूर हुए हो? अब इसमें है कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें बताऊं, अगर एग्जाम में उठ के आ जाए ना आईपी का पूरा सवाल, तुम्हें लग पता जाएगा तुम लोगों ने किया क्या। अभी पास पेपर किया ना, जिसमें एक चुन्ना सा नोट था, पीपी से उठ के वहां जा रही थी, डिस्क्लोजर खत्म, एक ही प्रॉपर्टी थी ना, यहां से वहां जा रही थी, रीवैल्यू हुई, खत्म। अब व्हाट इफ वो IAS 40 पूछ ले पूरा, तो क्या कर लोगे? हो गया ना पूरा टेस्ट, इस सवाल में सब है। मैं फिर भी कह रहा हूँ ये बेंचमार्क नहीं है। तो भाई अपने आप को बेवकूफ़ बनाने से अच्छा है इंसानों की तरह प्रैक्टिस करो, जितने सवालात मिले उतनी प्रैक्टिस करो। ये दिस सेशन इज बेसिकली डिजाइन टू मेक यू रियलाइज कि तुम्हें नहीं आता अभी। सही है, ओपनिंग निकलवाऊं पहले, अगर हार मानते हो तो 5 मिनट और चलें देखें। हाँ जी, ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ भाई। अच्छा भाई, प्रॉपर्टी नंबर 1, क्योंकि हमें डिस्क्लोजर बनाना है तो पहले मुझे देखना है कि ओपनिंग में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। तो हमने कहा था बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड, इससे पहले ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई जनवरी 1 2022 पे ये इंफॉर्मेशन है। जेसिका लिमिटेड की पॉलिसी समझ लो पहले, कि वो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस पे कैरी करती है? फेयर वैल्यू पे। तो आपको ये बात पता है कि यहाँ पे आधा तीधर आधा बढ़िया वाली बात नहीं है। अगर एक प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे, तो मतलब सारी प्रॉपर्टी शुड बी कैरीड एट फेयर वैल्यू अनलेस के 3 एक्सेप्शंस हो, मजबूरन, CWIP, ऐसा ही है ना। तो ये 2 चीजें हैं जो आपको मजबूर करती हैं कि आप किस पे आ जाएं? कॉस्ट मॉडल पे। और फिर एक बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि भाई आपको टेम्परेरली उसकी फेयर वैल्यू मालूम नहीं हो रही होती है, तो उसको आप रखते हैं लास्ट मेजर्ड फेयर वैल्यू पे। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, तकरीबन सब है। और वो कह रहा है पीपी जो है वो किस पे रखते हैं? ये मैंने ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया था, आ जाओ। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन जुलाई 1 2020। सही जी, बिल्डिंग कब बनी है? जुलाई 1 2020, 6.5 मिलियन की। सही जी। बिल्डिंग वॉज रेंटेड आउट टू अ टेनेंट ऑन 30 सितंबर 2020, यानी 2020 की बात कर रहे हैं अभी हम, 22 के शुरू में। तो अगर ये रेंटेड प्रॉपर्टी है, यानी प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन, वुड दैट प्रॉपर्टी बी कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? यस। चलें जी, अब मैंने कहा इसके पिछले सालों की 10,000 इंफॉर्मेशन दे दे, मुझे उससे कोई गर्ज ही नहीं है। मैं सीधा सीधा देखूंगा कि इसकी साल की क्लोजिंग की पिछले और इस साल की ओपनिंग कितनी है। आपने कहा 7.5 मिलियन। मैं यहां पर आया, मैंने कहा भाई प्रॉपर्टी 1 स्ट्रेट मैंने लिख दिया 7.5 मिलियन, दस्ती, सीधा सीधा हिसाब किताब है इसका। यहां तक कोई मसला? पक्की बात है, इसमें बाकी कुछ करने की नहीं। लाइफ 5 दी हुई, तो मैं क्या करूं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरीड एट फेयर वैल्यू डेप्रिशिएट, क्योंकि वो अपनी एक्चुअल रियलाइजेबल वैल्यू पे होती है और उसके चेंजेस भी पीएनएल में जाते हैं, तो आपको उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन का चार्ज लेने की नीड नहीं है। ये बात क्लियर है? तो इसमें लंबी क्या करनी है, सीधा उठा के चिपकाना था। यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि चल क्या रहा है सवाल के अंदर। बात समझ आई? चलें जी आगे। हमने कहा पहली प्रॉपर्टी तो हो गई, अब बकाया की बात करते हैं। पहले मैं जरा इसको इक्वलाइज कर लूं। अच्छा जी, प्रॉपर्टी 2, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी वाज फाइनलाइज्ड ऑन सितंबर 30 2019। ये भी पिछले सालों की बात है। The property consists of 3 floors, each of which can be leased out or sold independently। यानी सर joint use of property का कॉन्सेप्ट है, ऐसा ही है। अच्छा भाई, यानी हम ये कह रहे हैं कि भाई 2 फ्लोर हमने रेंट पे दे दिए, बाकी में हम खुद समाये हुए।
तो जिसमें खुद समाये हुए हो वो आइए 16 है, जिसको लीज पे दिया हुआ है वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, कैरीड एट फेयर वैल्यू, और लीज किया हुआ रेंटल पर्पस के लिए। यहां तक कोई इशू? अच्छा, अब इसमें भी लंबी नहीं करनी। जैसे एक बच्चा मुझसे पूछा सर ये रिफंडेबल टैक्स है, भाई ये मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इसका फजूल इंफॉर्मेशन दी है मैंने। कोई ऐसा अल्लाह की कसम तुम्हें, माँ की कसम है, तुम्हें बताओ जिसने कैलकुलेशन की हो? किसी ने नहीं की, पक्की बात है। तो इसको इग्नोर करना था। अगर उस साल की बात हो रही होती तो होता। चले जी, अब हमने कहा कि भाई जिसका एनुअल रेंटल है 4 मिलियन, अब वो कह रहा है कि भाई जो एक फ्लोर है हम खुद यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, फिर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट वगैरह दी हुई है, लाइफ इसकी 15 साल है, डजंट मैटर, मुझे कुछ भी नहीं करना है इसका। मैंने कहा था फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 7.5 मिलियन एट 31 दिसंबर 2021, यानी लास्ट ईयर की बता रहा है। तो हमने क्या कहा कि सर अगर 7.5 मिलियन इसकी वैल्यू है, और अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी 2 की, तो 7.5 मिलियन 3 फ्लोर्स की वैल्यू है। मुझे क्या चाहिए? तो आपने यहां ये चिपका दिया, कोई मसला, सीधा ओपनिंग आ गया आपके पास। क्लैरिटी है? हाँ, अगर अलग अलग वैल्यूएशन होगी तो फिर अलग अलग लेंगे। तो इसलिए फिर मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन व्हाट यू विल डू प्रोपोर्शनेटली, ना कि हर पूरी बिल्डिंग की वैल्यू में से इक्वल प्रोपोर्शनेट है, ऐसा ही है। ओके जी, आगे। अब हमने कहा कि भाई प्रॉपर्टी 3 पे आ जाए। द प्रॉपर्टी हुज कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन अगस्त 1, 2020। जी उस्मान पूछें, फिर आगे चलते हैं जल्दी से। हाँ जी उस्मान, बोलो जानी, बोल दे यार। चलो जब तक तुम लिखो। वो इंफॉर्मेशन तब रेलेवेंट होती है अगर पीपी का नोट बनाना होता। कौन सी इंफॉर्मेशन? इससे ऊपर वाली ना? नहीं, पर जानी ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं है ना इस साल कुछ, हम तो सीधा सीधा ओपनिंग में बैठे हैं, दैट्स इट। पर हाँ, एक फ्लोर की अगर, हाँ मैं कह रहा हूं कि एक फ्लोर की वैल्यू पीपी में आती है, अगर पीपी का नोट भी बनाते तो पीपी के ओपनिंग में आ रही होती। किसके ओपनिंग में? पीपी के ओपनिंग में। तो वो अकॉर्डिंगली आप लेके आते हैं उसको आगे, सही है। अच्छा भाई, पॉइंट नंबर 3, प्रॉपर्टी 3। द प्रॉपर्टी हुज कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन अगस्त 1, 2020, ये भी पिछले सालों की बात है। नियर साइड एरिया वॉज इनिशियली इंटेंडेड फॉर सेल, यानी सर इन्वेंट्री में रखा हुआ था, सही है ना। However, as it could not be sold, the property was rented out on November 1 at the annual rental of this. The fair value of the property is not determinable. वो कह रहा है कि अब इसकी fair value मालूम, maybe due to dispute or any other reason, सही है। अच्छा, तो अब हम कह रहे हैं कि भाई हमने इसको खरीदा कितने पे था, इसकी कैलकुलेशन अब आपको करनी पड़ेगी, ऐसा है। तो अब आपने कहा कि आ जाए भाई, कौन सी प्रॉपर्टी है? 3। तो अब आप एक मुझे बात बताएं, इसकी कैपिटलाइजेशन कॉस्ट अगर आपने निकालनी है तो आपने कहा मटेरियल एंड लेबर, ये आएगा भाई कैपिटलाइजेशन में। आपने कहा सर मटेरियल एंड लेबर मैंने उठा के रख दिया 6.5 मिलियन का। इसके बाद क्या आएगा? लीगल डॉक्यूमेंटेशन। क्या लीगल डॉक्यूमेंटेशन के बगैर ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हो सकती थी? नहीं। तो ये है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। चलें जी, फिर हमने कहा हम सवाल में गए, इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है टैक्सेस, जिसके अंदर 10% क्या है? एडजस्टेबल, यानी वो मुझे वापस मिल जाएंगे। तो दैट शुड नॉट बी कैपिटलाइज इन माय इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ऐसा ही है ना, क्योंकि वो तो रिफंड हो जाएंगे मुझे। तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं, बल्कि सॉरी ये वाला है 20% है, ओके 5 लाख रुपए। तो मैंने कहा कि भाई मैं सिंपल एक काम ये करूं, 80% ये आ गया, तो ये टैक्सेस आ गया। अब इसके बाद हमने कहा कि भाई रेनोवेशन एक्सपेंसेस हैं, इसके क्या करेंगे? एक्सपेंस आउट, ये डिस्क्लोजर का पार्ट नहीं है, ये रूटीन एक्सपेंसेस हैं। अच्छा भाई, और अब हमने कहा द लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी इज 20 years and expected residual value is ₹5 lakh। क्या वुड यू कंसिडर दैट रेजिडुअल वैल्यू?
नहीं, क्योंकि जब मजबूरन आप वहां पे जाते हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसकी फेयर वैल्यू मालूम नहीं हो सकती है पर रेजिडुअल वैल्यू मालूम हो रही है। तो इस केस में आपने रेजिडुअल वैल्यू को कंसिडर करना है निल, जीरो। वेरी गुड। तो अब हमने कहा कि सर पहले तो आप यहां पे जो है ये चिपका दें इसका सम, और हम इसका सम अगर यहां पे कर लें सही है भाई, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी 3 ये आ गया। हमने कहा कि सर ये यहां पर आ गई अमाउंट, हमने लिख दिया सर ये है प्रॉपर्टी 3, यहां तक कोई इशू? तो सर बस ये डेप्रिशिएट भी तो हुई होगी, तो अब हमें इसका डेप्रिसिएशन निकालना है और इसकी लाइफ कितनी है 20 साल। अच्छा अब जरा देख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी जब कंप्लीट हुई है, द प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन अगस्त 1, 2020। सही है, जब कंप्लीट हो गई तो रेडी फॉर यूज तो हो गई ना। अब मैं रेंट पे कभी भी दूं क्या फर्क पड़ता है इससे, क्या डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी? हाँ या नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। मैं देखो रेडी फॉर यूज होती है। अब वो टेनेंट जब भी है उससे मेरा क्या ताल्लुक है, वियर एंड टीयर शुरू हो चुका है। तो अब हमने कहा कि भाई अगर मैं अगस्त 1, 2020 से लेके कहूं तो 21 और अगस्त के कितने महीने, 5, ऐसा ही है ना, यानी 2020 के 5 महीने और 21 का पूरा साल। तो अब अगर मैं यहां पे इसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं तो मैंने कहा कि सर ये जो हमारे पास अमाउंट आ रही है 7650,000 डिवाइड बाय 20, और पहले हम ये देख लेते हैं कि 5/12 का फैक्टर बनता ही है, ऐसा ही है ना। मैंने कहा इसके अंदर अगर मैं प्लस कर लूं 1 तो ओपनिंग तक ये इतना चल चुका है, ऐसा है, ओपनिंग तक ये इतना चल चुका है। मैं चाहो तो लंबी करने के लिए 5 महीने का पहले अलग लगा लो और वो अलग करो, बात एक ही है। तो हमने सिंपल ये किया कि दिस डिवाइडेड बाय 20 इनटू दिस, तो ये एग्जैक्ट आपका डेप्रिसिएशन आएगा 1 साल और 5 महीने का। करके देख लो एक बार, सेम है सर। लेकिन इन्वेंट्री डेप्रिशिएट, अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, डेट देख लेते हैं। ये बात इसने सही बोली है, August 1 पे नियर साइट was initially intended for sale, however it could not be sold, the property was rented। तो सही है, नवंबर से होगा, बिल्कुल सही कह रहा है भाई वो, क्योंकि तब वो इन्वेंट्री में था, वो शुरू से आईपी में नहीं था। तो ये बिल्कुल सही बात बोली भाई। तो हम इसको उठा के नवंबर दिसंबर कितना महीना कर लें, ये सही है, तो ये आ गया, देख लो ये आता है 446250। बिल्कुल सही कहा उसने कि भाई इन्वेंट्री को तो आप डेप्रिशिएट नहीं कर सकते ना जब तक वो इन्वेंट्री में था। तो अब मुझे एक बात बताएं, इंटेंडेड फॉर सेल का मतलब है मैंने उसको बेचने के लिए रखा हुआ था, अब जब मैंने उसको वाकई में रेंट आउट किया तब जाके वो किस में आया है, आईपी में। तो दैट देयर इज द टाइम जब वो क्या होगा, डेप्रिशिएट होना शुरू होगा। वेरी गुड भाई। चलें अब हमने यहां पे इसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये रख दिया, इन्वेंट्री नहीं होती डेप्रिशिएट। देखो अब आप वो इंपेयर हो सकती है, एनआरवी टेस्टिंग होती है उसकी, पर वो डेप्रिशिएट नहीं होती क्योंकि वो आईएस 2 में पड़ी हुई है। सही है, जैसे ही वो आईपी में उठ के आई, कॉस्ट पे उठ के आई, हमने क्या किया, उसको डेप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। हाँ भाई यहां तक क्लियर है। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, अब हमारे पास जानिए एक और प्रॉपर्टी आती है, वो है सर हमारी जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऐसा ही है। अच्छा भाई प्लीज सुनिएगा, द प्रॉपर्टी विच वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन जुलाई 1 वॉज इनिशियली बीइंग यूज्ड एज द कंपनीज हेड ऑफिस। क्या ये ट्रांसफर की बात हो रही है? ट्रांसफर की बात हो रही है ना, मतलब ये ट्रांसफर कौन सी तारीख पे हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर। क्या ये ओपनिंग में होगी प्रॉपर्टी, एक बार देख लो। द प्रॉपर्टी विच वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन जुलाई 1, 2019 was initially being used at the company's head office. However, during the year, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, during the year on August 1, the company decided to lease it out and relocate its office to a newly constructed property. The property was vacated on September 1 and subsequently rented out to SM Limited on October 1 for an annual rental of rupees 5 million। सही है। अच्छा अब मुझे बताओ क्या ये ओपनिंग में होगी या ओपनिंग में पीपी में?
ओपनिंग में पीपी में, क्या कह रहे हो? नहीं वो तो है, पर इस साल के सितंबर में ना जानी, इस साल के सितंबर का मतलब है ड्यूरिंग द ईयर। पर इफ यू लुक एट द ओपनिंग बैलेंसेस, क्या इस ओपनिंग बैलेंस में ये आईपी आ रही होगी? नहीं, ये पीपी में मौजूद है। ये कहां मौजूद है? पीपी में। यहां पे आएगी इस साल, तो मतलब ओपनिंग में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। भाई यहां तक क्लियर है? पक्की बात है? ओके, अब आ जाओ। अब इसके बाद हमने कहा कि भाई जब आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये कर लिया तो ये इसने फेयर वैल्यू दी हुई। अब दूसरी पॉइंट, ऑन August 1, 2021, ये भी लास्ट ईयर की बात है, जेल कमेंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन ऑफ रेंटिंग इट आउट। और हमने ये स्कोप में सीखा हुआ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कि कोई प्रॉपर्टी आप बनाएं या खरीदें और शुरू से आपकी नीयत उसको किस पे देने की हो? रेंट पे देने की हो या कैपिटल एप्रिसिएशन हो लॉन्ग टर्म, वो क्या कहलाएगी? आईपी कहलाएगी। वेरी गुड। तो हमने कहा कि भाई फिर बता रहा है कि हाउएवर द कंस्ट्रक्शन वाज स्टॉप्ड जुलाई 1, 2022, यानी इस साल कंस्ट्रक्शन में कोई पीरियड ऐसा था जबकि काम रुका हुआ था। अब वो आपने देखना होता है कि नेसेसरी है या अननेसेसरी है, और अगर अननेसेसरी इंटरप्शन पीरियड होता है तो वो क्या हो जाता है? एक्सपेंस आउट। तो क्या बोरिंग कॉस्ट इनकर नहीं होती? होती है। बोरिंग कॉस्ट इनकर होती है बट कैपिटलाइज नहीं होती है। याद रखिएगा, एमसीक्यूज में भी वो ऐसे ही पूछता है कि भाई जो इंटरप्शन पीरियड है क्या उसमें बोरिंग कॉस्ट इनकर होगी? तो आप नो नहीं लिखना, इनकर होगी बट कैपिटलाइज नहीं होगी। चलें जी आगे। बारिश हो रही है तो ये भी मैंने बताया था, सही है ना? तो ये भी मैंने बताया था। तो उसमें एग्जामिनर ने तुम्हारे अजम्पशन ये ली हुई थी कि वो यूजुअल मॉनसून थी, तो इसलिए उसको क्या किया था? उसने कैपिटलाइज कर लिया था। क्लियर है? तो ये बता रहा हूं मैं, तो वो मैंने बता दिया था कि वैसे उस प्रोसेस के लिए वो लाजमी नहीं थी। आइडियली इसको क्या होना चाहिए? एक्सपेंस आउट। पर मैंने ये भी बताया था क्लास में कि उसने उसको कैपिटलाइज सर्विस बेस पे किया था कि वो कह रहा है कि भाई क्योंकि यूजुअल मॉनसून है, तो ये लिख देने से ऐसा हरगिज पॉसिबल नहीं कि वो क्या हो जाए? कैपिटलाइज हो जाए, क्योंकि वो अननेसेसरी इंटरप्शन पीरियड था। अब क्योंकि उसने व्यू ये लिया यूजुअल, तो आपको भी कभी यूजुअल दिखे तो आप क्या करना? चिपका देना उसको। पर खैर होना नहीं चाहिए। आप अपना सही ट्रीटमेंट करके आए, हम बहस करेंगे, मार्क्स पूरे मिलेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है? आ जाओ जी। द कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग द प्रॉपर्टी वाज फाइनेंस थ्रू दी रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अच्छा, प्रॉपर्टी बनना कब शुरू हुई है? इस साल या पिछले साल? पिछले साल। पक्की बात है? चलें जी, अब इधर प्लीज इधर फोकस के साथ। इन 2021 अ फैसिलिटी फ्रॉम बैंक ए was available of rupees 25 million, ये लिमिट है, रनिंग फाइनेंस की लिमिट है, एट अ मार्कअप ऑफ 18%। ड्यूरिंग द ईयर 2022 a facility of rupees 30 million was also available from bank B at a markup of 16%। अच्छा, आपके पास लास्ट ईयर एक फैसिलिटी थी, इस साल दो फैसिलिटीज हैं, तो आप बेहतर जानते हैं। पर पहले ये बताओ, क्या ये वाला काम बोरिंग कॉस्ट वाला कर लिया तुम लोगों ने? चलो अभी देख लेते हैं। अच्छा, रेट पहले साल में नहीं निकलेगा, दूसरे साल में निकलेगा, क्योंकि पहले साल में दूसरी फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं थी। क्योंकि आपको मल्टीपल बोरिंग होती है तो यू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, दोनों में से कितना कैपिटलाइज होना है। याद आ रहा है ना? कौन सी? दोनों को जून में ले लो, मसला नहीं है। ये सुबह की होगी, ये शाम की होगी। सही है? अच्छा भाई, इधर अब सवाल में लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है, बाबू तुम कहते हो तो मैं उसको चेंज कर देता हूं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई है? सितंबर में ना, तो मैं उसको अगस्त कर लेता हूं। सही है? ये रात को नशे में बनाया होगा तो इसलिए वो डेट सेम हो गई है। सही है? खैर तुम्हें तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो खैर वापस से फोकस के साथ। अगेन बच्चों, मैंने यहां पे इसकी डेट को क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। मैंने उसको बना दिया August 1, 2022। सही है? चलें जी। सर, प्रॉपर्टी 3 का डेप्रिसिएशन के लिए इंफॉर्मेशन कहाँ है? ओहो, प्रॉपर्टी 3 की इंफॉर्मेशन ये रही, और ये 20 साल दी हुई है ना जानी। उस्मान क्लियर है? ये रही ना, उसके नीचे तो दी हुई है। चलो आगे। अब ये तुम लोग कैलकुलेट करवाते हो भाई। इधर हमने कहा वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। चलें जी, अब मुझे बताएं, आपने जब जब पैसे निकाले वो तो कैपिटलाइज होंगे, क्या इसमें डे 1 पे पैसे आ जाते हैं?
इसमें नहीं, वापस सुने, स्पेसिफिक बोरिंग के अंदर पैसे आते हैं ना, जनरल बोरिंग के अंदर क्या डे 1 पे पैसे आ जाते हैं, या जब जब निकालोगे तब आएंगे? तो सर जब जब निकालेंगे इंटरेस्ट भी तब लगेगा, ऐसा ही है ना। तो स्पेसिफिक में क्या होता है, तो आप पैसे यूज करें या ना करें आप पे इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। मैंने इसमें सोचा था कि स्पेसिफिक डाल दूं पर तुम लोग मजे आते, इसलिए मैंने थोड़ा सा कंट्रोल रख दिया। खैर, अब हमने कहा सर पहली पेमेंट, जल्दी से बताओ जानी, पहली पेमेंट कब है? सितंबर 1, चलें जी 2021 में। तो हमने कहा सितंबर 1 2021 में आपने पहली पेमेंट की है, कितने की? 9 मिलियन की। ये आ गई भाई 9 मिलियन की पेमेंट। अच्छा, जैसे ही आपने 9 मिलियन की पेमेंट निकाली तो आपने पहले असर्टेन किया कि अगली पेमेंट हो रही है नवंबर में, 2 महीने बाद। तो दैट मीन्स कि आपने 2 महीने इंटरेस्ट पे किया होगा 18% का। तो हमने कहा कि सर 18% फॉर 2 मंथ्स। सर ये क्या मजाक है कि आप 2 महीने का इंटरेस्ट बुक कर रहे हैं, तो बाकी और पैसे लेंगे तो ये बैलेंस इंक्रीज होगा। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो पुराने पे लगेगा, नए पे लगेगा। क्लियर है? तो अब हमने ये कहा कि 9 मिलियन इंटू 18% इंटू 2/12, 270 आ गया। अच्छा, क्या ये इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा? बिल्कुल होगा, कोई इंटरप्शन पीरियड नहीं है। चलें जी, फिर हमने कहा कि सर आपने नवंबर 1 2021 को मजीद पैसे निकाले 10.5 मिलियन। आपने कहा कि सर ये हो गया ये बैलेंस। अब ये नवंबर दिसंबर 2 महीने जाएगा, देखो ये आता है, ये भी क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूं कि टोटल कॉस्ट ऑफ CWIP एज एट जनवरी 1 2022, तो क्या आप ये कहेंगे कि ये प्लस ये है? ओपनिंग में इतने का पड़ा हुआ होगा एज फार एज योर डिस्क्लोजर इज कंसर्न। क्या ये गलत है, सही है? अभी भी कंफ्यूज हो? सही है ना भाई, मैंने कॉन्ट्रैक्टर को इतने पैसे दिए, ये तो डेबिट होंगे। फिर मैंने बोरिंग कॉस्ट भी इतनी इंकर की है, ये भी डेबिट होगी, इन दोनों का सम। तो आप सिंपल एक काम करें, जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए और जो बोरिंग कॉस्ट आपने इंकर की है, आप उसको क्या कर दें? कैपिटलाइज कर दें, ये दोनों का सम। इन दोनों का सम देखो यही आता है 20355,000, यानी ओपनिंग पे आपके पास इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है। क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो जानी, क्लैरिटी है? यस, अब चेंज होगा इस साल। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये सब करने के बाद आपको क्या बैलेंसेस मिल गए? ओपनिंग। अब कहानी शुरू होगी फॉर द ईयर की। हाँ जी, इस पे ऊपर ले आएंगे। हाँ भाई, CWIP प्रॉपर्टी 4, सॉरी प्रॉपर्टी 5 है ना ये। अभी बताते हैं तो मैं। सर मुस्तफ़ा कह रहे हैं कि 1 जनवरी के बैलेंस की ज़रूरत भाई 1 जनवरी के बैलेंस की इसलिए नीड है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डिस्क्लोजर में ओपनिंग में आ रहा होगा और इसका अक्यूमुलेटेड कितना होगा भाई? क्यों 0? क्यों? CWIP है ना। तो अच्छा, आप एक तुम लोग बताओगे जल्दी, हाँ फोकस है, गलत नहीं बताना। तुम्हारी पॉलिसी तो फेयर वैल्यू है, क्योंकि फेयर वैल्यू इसकी डिटर्मिनेबल नहीं है। तो आप क्या यहाँ पे जानबूझ के या मजबूरन है? अच्छा, पर अगर इसकी फेयर वैल्यू वापस मालूम हो गई फिर ले जाएंगे, क्योंकि ये टेम्पररीली है, ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट वो थी जो प्रॉपर्टी बनी बनाई थी, उसको आप वापस से फेयर वैल्यू पे नहीं लेके जाएंगे। तो दोनों में फर्क क्लियर है ना?
तो CWIP को इसलिए मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि अब तक वो कंप्लीट, वंस कंप्लीटेड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू फेयर वैल्यू एज इट इज। बात क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन वालों क्लियर है? ओके, तो हमने कहा कि भाई ये वैल्यूज आपके पास आ गई ओपनिंग की, तो अगर आपने ओपनिंग देख लिया है तो क्या फॉर द ईयर कर रहे हो? खुद हो गया? पक्की बात है या कर रहे हो? हाँ भाई, जवाब चाहिए ऑनलाइन वालों। हालांकि इसमें सवाल में देखो है कुछ भी नहीं, हमने कितना क्यूट सा यहाँ पे सवाल है, देखो 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ रही हैं, ऐसा ही है। चलें जी, अब मैं जरा इसको फॉर द ईयर पे ले जाऊं, आ जाओ जी, अब देखते हैं। अच्छा, फॉर द ईयर में एक एक करके प्रॉपर्टी के बारे में मुझे बताओ। मेरे पास एक प्रॉपर्टी 4 भी है। अच्छा, 4 इसलिए क्योंकि इससे पहले इसका जिक्र हुआ था इस वाली से CWIP से, तो उसको मैंने प्रॉपर्टी 4 रखा है। क्लियर है ना? अच्छा भाई, अब मैंने कहा कि अब यहां पे मैं कितने कॉलम खोलूंगा? 2, कॉस्ट या फेयर वैल्यू, और यहां पे आ जाएगा आपके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपने यहां पे रख दिया बैलेंस एज एट जनवरी 1, 2022, ये आपने बैलेंसेस बिछा दिए। फिर आपने कहा कि सर यहां पे भी आपने लिख दिया बैलेंस एज एट जनवरी 1, 2022, बाकियों पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। चलें जी, अब एक एक करके वापस से प्रॉपर्टीज को देखेंगे क्योंकि फॉर द ईयर पे काम करना है। प्लीज यार बहुत फोकस के साथ। प्रॉपर्टी 1 ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे कैरी हो रही है। क्या यहां से वहां कोई गई है? नहीं, वहां से यहां आई है, यहां से वहां नहीं गई है। अच्छा, तो दैट मीन्स कि इसको सिंपल क्या काम करना है, इसको आखिर में किस पे ले जाना है? फेयर वैल्यू पे। इसकी फेयर वैल्यू कितनी आ रही है? 6.5 मिलियन। अच्छा, अब आप देख के बताएं कैरी कितने पे हो रही है? ऐसा है? तो अगर मैं ये कहूं कि मैंने यहां पे फेयर वैल्यू गेन स्लैश लॉस ये रख दिया, तो आप मुझे बताएं कितने का लॉस बुक करूं? 1 मिलियन का। तो आपने कहा ये 1 मिलियन का इस पे लॉस आ गया। अच्छा, मैंने ऊपर जगह इसलिए खाली रखी हुई क्योंकि ट्रांसफर वगैरह भी होंगे ना, तो वो आएंगे, तो अकॉर्डिंगली मैं लेके चल रहा हूं। इसमें कोई इशू? सर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं किया इसका? फेयर वैल्यू पे। सर आपने कहा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर यहां आएगा। चलें जी, अब हमने कहा प्रॉपर्टी 2 की आप बताएंगे बातें मुझे। प्रॉपर्टी 2 अगर हम देखें ये वाली, तो कंस्ट्रक्शन हुई थी इसकी, 3 फ्लोर थे, 2 हमने रेंट पे दिए हुए थे, तो ऊपर कितने आ रहे थे? 2 आ रहे थे, ऐसा ही है ना? तो अब मुझे बताएं यहां पे नीचे इसकी फेयर वैल्यू कितनी बताई हुई है? 8.5 मिलियन। अगर मैं 8.5 मिलियन को डिवाइड करूं 3 से और इंटू 2 करूं, ये आता ना? अच्छा, तो अब मुझे आप एक बात समझाएं कि 5,666,667 ये इसकी आ रही है 2 फ्लोर्स की फेयर वैल्यू, आपने कितने पे रखी हुई है? तो क्या आपको गेन हो गया है? अच्छा जी, तो अगर आपको गेन हो गया है तो आपने सिंपली इसमें से ये माइनस किया और आपने कहा भाई ये आपका गेन आ गया। यहां तक कोई इशू? सिर्फ फेयर, देखो जो प्रॉपर्टी है उसको सीधा सीधा फेयर वैल्यू पे ले जाओ क्योंकि उसके अंदर बाकी कुछ करने का है ही नहीं, सिंपल। चलें जी, अब हमने कहा कि भाई जैसे ही आपने ये अमाउंट भी पार कर ली, 2 प्रॉपर्टीज की अकाउंटिंग आखिर तक हो चुकी है। अब आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज बची हैं? 3। अच्छा, अब ये जो प्रॉपर्टी है वो कह रहा है इसकी फेयर वैल्यू कभी भी डिटरमाइन, तो देखो स्टेप बाय स्टेप चलो, एक एक प्रॉपर्टी को पिक करके चल रहे हैं ना। अब क्या इसके ऊपर डेप्रिसिएशन बुक करूं? क्यों डेप्रिसिएशन क्यों भाई? कॉस्ट पे कैरी हो रही है। चले, अच्छा रेजिडुअल वैल्यू कंसिडर होगी? वेरी गुड यार, नहीं होगी। तो हमने कहा इसको सिंपल आप 20 से डिवाइड कर लें, स्ट्रेट लाइन है ना, ऐसा है ना? या तो मस्ती है तो फिर जो कैरिंग अमाउंट है उसको रिमेनिंग लाइफ से कर लो, बात एक ही है भाई। मैंने सिंपली इसकी डेप्रिसिएशन ऐसे निकाली ना कि जो उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट है वो 7650 है, तो डिवाइड बाय 20 कर लिया स्ट्रेट लाइन के ऊपर। कोई यहाँ पे इशू? ये तो बेसिक डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है।
सही है। और मैं रिवाइज भी करवा रहा हूं कि भाई अगर आपको ये कैरिंग अमाउंट यूज करनी है तो फिर किससे डिवाइड करें इसको, रिमेनिंग लाइफ से। क्या हम ये कहें 7650 रिप्रेजेंटिंग 20 साल, इसमें से यूजेज के बाद रिप्रेजेंटिंग रिमेनिंग लाइफ। तो अगर मैं ये कहूं कि जैसे यहां पे 1.17 ये चल चुकी थी, तो अगर मैं 20 में से ये माइनस कर दूं तो क्या ओपनिंग रिमेनिंग लाइफ आ गई? तो अगर आप इस ओपनिंग को, कैरिंग अमाउंट को डिवाइड कर दें इससे, तब भी कितना आता है? सेम आ रहा है ना। तो अप टू यू कि आप कैसे लेके चल रहे हैं। पर अगर कॉस्ट पे कैरी हो रहा है, कोई बेस में चेंज नहीं हुआ, अच्छा तो फेयर वैल्यू पे जाते हैं तो क्यों चेंज कर देते हैं? नहीं, अभी देखो ये भंड मार रहे हो ना। फेयर वैल्यू पे जब एसेट चला जाता है तो एसेट की ओरिजिनल बेस चेंज हो जाती है। यहां पे ओरिजिनल बेस क्या है? सेम है। फेयर वैल्यू पे जाएगा तो कैरिंग अमाउंट तो जीरो, मतलब नेट हो जाती है। कैरिंग अमाउंट किस पे चली जाती है? फेयर वैल्यू पे। तो एसेट की बेस सेम रहती है, चेंज हो जाती है। तो जब एसेट की बेस चेंज हो गई है तो अब उस बेस को यूज करोगे रिमेनिंग लाइफ पे लिए। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, देखो ये सारे कॉन्सेप्ट इसलिए कि गलती नहीं हो एग्जाम में। अगेन ये आखिरी चीज है, मैं कह रहा हूं जब आप 7203 को यूज कर रहे हो कैरिंग अमाउंट को, तो बेस क्या हो गई? चेंज हो गई। तो फिर आप लाइफ यूज कर रहे हो, रिमेनिंग लाइफ। तो फेयर वैल्यू पे जाते हो तो एसेट की बेस क्या हो जाती है? चलो एक और चीज सिखाता हूं, इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट के केस में एसेट की बेस चेंज होती है? होती है यार, होती है। आप इंपेयरमेंट को माइनस करते हो तो आपका एसेट ओरिजिनली यूजेज से नीचे आ जाता है। तो जब वो ओरिजिनली यूजेज से नीचे आ जाता है तो फिर जाहिर सी बात है उसकी एसेट की बेस क्या रही है? सेम हुई, चेंज हो गई है। तो उसके लिए लाइफ यूज होगी रिमेनिंग लाइफ। पहले बताओ बात क्लियर है? पक्की बात है। ये डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट्स नहीं भूलने हैं। वापस से सुनो एक और चीज, मैंने कहा आपका रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो गई। हाँ भाई, आपकी रेजिडुअल वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई। फिर नहीं, अब मैं वापस से पूछ रहा हूं, आपकी रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो गई, ये किया है तुम लोगों ने? अबे भाई टेंशन दे रहे हो। नहीं, एस्टीमेट चेंज हुआ तो बेटा फिर आप फिर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे करेंगे। कैसे बता रहा हूं, अभी सुन लो, पहले मैथमेटिकली सीख लो पहले, फिर लॉजिक्स पे जाएंगे। तो सुन लो, आपकी रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो गई। आप अगर उसी कॉस्ट में से वो नई वाली रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे तो आपका जो पिछला डेप्रिसिएशन बुक हुआ है वो भी तो कट जाएगा उसमें। तो आप पहले कैरिंग अमाउंट निकालेंगे, उस कैरिंग अमाउंट में से वो रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे और फिर रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करेंगे। और भाई खुदा के वास्ते ये चीजें याद रखो। मेरी अजम्पशन थी कि तुम लोगों को पता है, पर तुम लोगों ने ना बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी है। और ये जो जितने बैठे हुए ना ये ग्रुप पे या ये ऑनलाइन में देख रहा होता हूँ ना, उनकी बातें मैं मुंह पे कह रहा हूँ इतनी फुलिश होती है ना, मैं ग्रुप पे देख रहा होता हूँ। यार तुम्हारा क्या जैसी है, CH4 पे क्या हो रहा है, तुम्हें क्या करना है उससे भाई? अपने करियर पे फोकस करो, आगे बढ़ जाओ। पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ भाई, खुदा के वास्ते यू आर इन अ वेरी डेंजर। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, जिस तरीके के तुम्हारे हालात हैं, ये सवाल की लेंथ क्या कुछ भी नहीं है, तो शुरू होते ही खत्म हो गया। जब मैंने करवाना शुरू किया, मुझे खुद बता दो तुम इसमें क्या कोई ऐसी चीज है या मैंने बिला वजह की लंबी की हुई थी? बिला वजह की लंबी की हुई थी कंफ्यूज करने के लिए। तो एग्जाम में तुम्हें पता है पहले पेज पे ऐसा ही सवाल देता है। तुम लोग बहुत खुश हो कि तुम्हें पास पेपर करा दिए, वो तो तुम्हें हर टीचर बेवकूफ बनाएगा ना। मैंने भी तो बनाया था पूरे साल, पास पेपर नहीं कराया, करा दिया ना, हो गए थे ना। तो वो तो मैंने उसी वक्त कराया था ना, कॉन्सेप्ट तो हो गए। नया सवाल करके दिखाओ तो समझ आएगी कि तुम्हें आता है या नहीं आता। तुम लोगों ने बेसिकली किया क्या पता है? पूरे 6 महीने से रट्टा लगाया है, सिर्फ रट्टा लगाया है। मैं बच्चों को देख रहा होता हूँ कि सर मुझे कट टू साइज प्रीमियम लेक्चर दे दें, मैं कर लूंगा। भाई तुम्हारा बाप भी पास नहीं कर सकता प्रीमियम लेक्चर में, तुमने प्रैक्टिस ही नहीं की। अनलेस कि तुम खुद इतने मेहनती हो कि प्रीमियम लेक्चर सुने, तुम्हें कॉन्सेप्ट मिल गए, अब तुम सवालात कर लो दुनिया जहां के, तो तुम पास हो जाओगे। सिर्फ लेक्चर लेके पास नहीं हो सकते, ये तो आज लिख लो। की टू सक्सेस है CA में, प्रैक्टिस खुद करोगे टाइम। अब देखो यहां पे तुम बैठे हो कोई मेरे ख्याल से 12, 13, 15 लोग, यहां पे बैठे हुए 32 लोग, 1500 प्लस की रजिस्ट्रेशन है मेरे पास। अब मैं तुम्हें खाली एक बात बता दूं, ये तुम्हारा फ्यूचर है। मतलब ये मैं जानबूझ के कह रहा हूं कि ताकि सुने भी लोग, ये तुम लोगों को अपने फ्यूचर की परवाह है। अब बच्चा घर पे बैठ के देखेगा ना ये सवाल, अपनी ईज पे करेगा, 2 घंटे में करेगा, 2.5 घंटे में करेगा, तो क्या ये करना हुआ सवाल? इसको मैं प्रैक्टिस नहीं कहता।
यू आर प्लानिंग टू फेल, क्योंकि तुमने वो ड्यू टाइम के पेपर में 2.5 घंटे होंगे एक सवाल के लिए, या 25-30 मिनट, उसी में करना है। नहीं होता तो तुम्हें टेंशन होनी चाहिए। कल ये बैठा हुआ था, याद है कल सवाल कितने बजे बनवाया मैंने? 10:30-11 बजे ना। मैंने घर जाके 3 बजे तक रिव्यू किया उसको कि इसमें कोई गलतियां तो नहीं है। तो भाई जब तुम्हारा टीचर तुमसे ज़्यादा डेडिकेटेड है ना, तुम लोगों में से कोई, मैंने उसको उस दिन भी कह रहा था, मैं बाहर मिला तो मैंने उसको कहा, नेवर सीन अ सिंगल इंडिविजुअल इन दिस क्लास हु हैज़ गॉट अ गुड इंटरेक्शन विद द टीचर। ये एक उस्ताद शागिर्द का रिलेशन होता है जिससे आप सीखते हैं। आपकी लॉबी पता है क्या है? आपके दोस्त। अबे रिलेशन बनाने हैं तो किसी अच्छे लोगों से बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्ती कटा दो, आप रहो लोगों में ताकि दुनिया का पता लगे, मार्केट में क्या चल रहा है, उनसे इंसाइट्स लो। खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, चाय पे जा रहे हैं, ओ भाई ये सब पार्ट एंड पार्सल है, पर पहले अपने पे काम करो। जिससे पीआर बनानी चाहिए उससे बनाओ। मैंने एक बात होता है इससे पहले कि बैचेस उठा के देखूं ना, मतलब ऐसे बच्चे के मतलब भाई बोलें कि भाई प्रैक्टिस करा। अभी हुआ है ना FFR में, मेहनत की ना, पास हुए हैं अभी भी कि सर आप लाइव सेशन लगाएं। कोई भी नहीं आता FFR में, वो बच्चे कहते हैं लाइव आके पढ़ेंगे, पास करा दो। उसको पता है अहमियत क्या है। वरना क्या होगा, तुम 1500 बच्चे हो, उसमें से 200 पास होंगे। रेशो तो तुम्हें भी पता है ना, इसमें कोई ढकी छुपी बात है या मैं झूठ कह रहा हूं? 200 बच्चे पास हो गए ना, उन 200 में तुम्हें आना है नहीं आना? तो मैं 200 ही क्यों, मैं बोल रहा हूं 500 हो जाओ, 1000 हो जाओ, पूरे 1500 हो जाओ, पर मेहनत तो करो। दिस इज द रीजन जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। खुदा के वास्ते यार, शॉर्टकट हर चीज में नहीं होता। अब एक बच्चा मुझे कह रहा है, मैं तुम्हें लिटरली ये चीजें बता रहा हूं जो तुम सीखो। एक बच्चा मुझे कह रहा है कि सर आप जो है मुझे ये बताएं कि मुझे पैसे कमाना है। मैंने कहा तूने पढ़ाई क्या की है? बोला नहीं सर बस मैं देखता हूँ कि गाड़ी होनी चाहिए ये वो। तो मैंने कहा जो तुम देखते हो कि मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ, या कोई भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, एक प्रोसेस है। आपने अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, आपसे लोग मशवरे लें, उसके पैसे दें। ये वैल्यू कैसे आती है? बाय द पैसेज ऑफ टाइम। कोई शॉर्टकट नहीं होता ज़िंदगी में। तो तुम लोगों के घर वाले जितने भी हैं, मैं तो जिनको जानता हूँ, वो मुझे नहीं लगता कि कोई इतने वेल ऑफ होंगे सारे, सभी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है, ये सेशन लगाने का मकसद तुम्हारी आंखें खोलना है, तुम्हें प्रैक्टिस कराना है। जिस दिन ये क्लास भर गई ना पूरी, मैं यकीन करो मैं 6-6 घंटे भी पढ़ाऊंगा, पर इंसानों की तरह पढ़ो। ये नहीं कि ग्रुप पे फजूलियात चल रही है, बातें चल रही हैं, ये इतने फुलिश। अभी भी मैं एक वही तो कह रहा हूँ, एक बच्चा, मुझे सवाल पूछने में मसला नहीं है। एक बच्चा सर मुझे वो बेंचमार्क क्वेश्चन मिल गया, वो कर लूँ। कर क्या लेगा तू वो करके? वो तो क्लास में भी किए तूने, फिर तू वही करेगा। यार रिक्वेस्ट है मेरी भाई, अभी भी इंसान के बच्चे बन जाओ, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, इस चीज के बाद ये कैरिंग अमाउंट वाली बात समझे। देखो मेरी हेडी इस बात पे कि कैरिंग अमाउंट का तुम्हें कॉन्सेप्ट याद नहीं है। अभी चेंज इन एस्टीमेट का IAS 8 का सवाल आ जाए, तुम सब गलत करके नहीं आते भाई। अगर रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो गई है तो तुम तो सब उस पर चिपकाते ना, आंसर सही आता गलत आता। एक और रीजन बताता हूं इसका, रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो गई ना, अगर तुम ओरिजिनल लाइफ यूज करोगे तो पिछला डेप्रिशिएट हुआ वापस से होगा। वो तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि आपका एस्टीमेट क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। भाई खुदा के वास्ते ये याद रखनी है चीजें, लिख लो ना कहीं एक जगह पे कि भाई ये है लाइफ का, ये है लाइफ का, ये इसमें लाइफ का चेंज होगा, खत्म। क्लियर है? थोड़ा समझ आ रहा है? चलें जी आगे। अब मुझे बताएं सर, अगर मैंने डेप्रिसिएशन बुक किया तो अब मेरे ख्याल से मैं प्रॉपर्टी 3 तक का काम कर चुका हूं, ऐसा है? 2 भी हो गई, ये रही प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3, यहां तक कोई मसला? चलें जी, अब आप मुझे बताएंगे, मैं आ गया प्रॉपर्टी 4 के ऊपर, क्या ये ट्रांसफर हुई है? चलें, अब आपके सामने स्क्रीन है, मैं जरा इसको वाइड करूं स्क्रीन को। अब जरा मुझे देख के बताओ जल्दी से कि इस पूरी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन के अंदर मेरे लिए कौन सी वैल्यू रेलेवेंट है? सोच लो सुकून से, टाइम लो, अपना टाइम लो। ड्यूरिंग द ईयर 1 सितंबर की, ओके। उस वक्त वेकेट हुआ है, तो रेंट तो बाद में हुआ है। वेरी गुड, वेकेट हो गया मतलब इंटेंशन है कि वहां पे होगा, तो ऐसी बात है। खाली प्रॉपर्टी, वेकेटेड प्रॉपर्टी इंटेंडेड टू लीज इट आउट, वो क्या बन चुकी है?
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड दैट शुड बी क्लासिफाइड एट आईपी एट दिस डेट। तो पीपी का तो नोट ही नहीं बनाना, सलंग यहाँ ले आओ, ऐसा ही है। तो हमने ये कहा कि हम यहाँ पर आए और सर हम ये कह रहे हैं ट्रांसफर्स फ्रॉम पीपी यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 में, और आप कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं क्योंकि इसलिए ये सही है, यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है। अच्छा भाई ये क्या हो गया, सही है। अच्छा यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गेन लॉस नहीं है, कोई मसला। एक प्रॉपर्टी बच गई, कौन सी, ये 5 वाली, क्योंकि इस पे तो काम चल रहा है ना। तो यहां पे मुझे लगता है एडिशन आएगी, नहीं आई बात समझ, एडिशन क्यों आएगी, और खर्चा किया है ना, तो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू में इजाफा होगा। तो अब काम कर लें अगले साल पे। चलो ये तो तुम्हें बता दिया ना मैंने यहां तक का। प्लीज खुदा के वास्ते बोरिंग कॉस्ट अप्लाई करके इस साल की कैलकुलेशन निकाल के दो, अगर हो गई है तो बताओ, मैं करवा देता हूं। कर लें, जल्दी से कर लें। डन, क्लोजिंग पे आ गए, चलो गुड। हाँ भाई पूरा वेटेड एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन भी बताना मुझे। 16.88, यानी ये रेट है जो कैपिटलाइजेशन के लिए यूज होगा, जो टोटल इंटरेस्ट में से इसको अलग करेगा और वो कैपिटलाइज हो जाएगा। हाँ भाई आप भी बता दें ऑनलाइन वाले बच्चों। ओके 16.76।
यस बिल्कुल मास यही है। हाँ भाई, अगले पैसे कब निकाले आपने? अप्रैल में? तो आपने कहा जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। तो आपने कहा 3/12 आ गया। ये आ रहा है 88,229,900, यही है। ये आ गया आपके पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। अब टोटल इंटरेस्ट जो भी है वो पूरे साल का दिया हुआ है, इसमें से इतना हट के कैपिटलाइज हो जाएगा, जो हमने सीखा हुआ भी है। अच्छा भाई, फिर हमने ये कहा कि भाई ये तो हो गई यहां तक की कहानी। अब हम आ गए अप्रैल 1, 2022 फॉर द लोन, जो कि मैंने पे किया है कॉन्ट्रैक्टर को। तो जब मैंने इसको सम किया तो ये अमाउंट आ गई। अब सर ये अगले कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए, टिल जून। तो आपने कहा अप्रैल और मई का बैलेंस। तो आपने कहा सर ये हमने कर लिया 2 महीने, ये 886,200 आ गया, कैपिटलाइजेशन हो गई है। फिर आपने कहा हाँ ना, क्योंकि देखो वो भी तो लोन चल रहा है ना, देखो वो तो रीपे नहीं किया ना आपने। तो अब मैं कह रहा हूं कि वो लोन जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना, अनलेस के वो रीपे हो जाए। तो रीपे हो जाता तो ये बैलेंस क्या हो जाता? कम हो जाता। क्लियर है? यानी इस साल जो इंटरेस्ट बैंक आपसे मांग रहा है ना वो ये है, इसमें से मैं कुछ इंटरेस्ट अलग कर रहा हूं जो कि क्या होना है? कैपिटलाइज होना है। तो इसलिए तो मैंने दोनों का एवरेज रेट उठाया, यानी चाहे इससे उठाऊं या चाहे इससे उठाऊं वो कैपिटलाइज होगा। जी यानी यस, आप रीपे कर देंगे लोन, सही है, और एसेट की कॉस्ट में भी नेट कर देंगे, सब्जेक्ट टू कि नेट रिप्लेसमेंट मेथड है या नहीं है, सही है, वो अपनी जगह है। चलें, अब हमने कहा कि भाई ये भी कहानी, पहले तो दोनों में कहानी समझ आई ना जाने तुम्हें, कि लोन तो मैंने लिया हुआ है, इंटरेस्ट तो चार्ज हुए जा रहा है, पर मुझे उस इंटरेस्ट में से वो अलग करना है जो कैपिटलाइज होगा, क्योंकि जनरल फंडिंग है ना, मैं तो बाकी पैसे भी यूज करवाऊंगा, तो मुझे सिर्फ कैपिटलाइजेशन अलग करनी है, क्योंकि मुझे इनडिफरेंट होना है चाहे ए से उठाऊं या बी से, दोनों में से इतना इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा, दैट्स इट। सही है? चलें जी, अब हमने कहा कि भाई फर्दर लोन आपने लिया है जून 1 को, और जून 1 पे कितना लोन ऑब्टेन किया भाई? 5.3 मिलियन का। क्लैरिटी है? अब हम इसको कब तक लेके जाएं? 1 महीना। अच्छा, अब वैसे आप कैपिटलाइजेशन से कंसर्न है ना, तो पहले हम जब सीक्वेंस लेके चल रहे हैं तो पूरा ही बुक कर लो, पर अगर आपने कैपिटलाइजेशन निकालनी है, एज फार एज कैपिटलाइजेशन इज कंसर्न, तो मैं क्या कर लूंगा? 1 महीना सिर्फ कैपिटलाइजेशन के लिए। सही है? क्यों? क्योंकि जून का महीना, जुलाई के महीने में क्या थी? इंटरप्शन थी। तो क्या बाकी महीने का इंटरेस्ट नहीं होगा? वो टोटल इंटरेस्ट में शामिल है, मुझे खाली इसको यहां से अलग करना है। क्लियर है? ओके। हमने कहा कि ये 1 महीना आ गया 517,653, यहां भी क्लियर है? चलें जी, यहां पे लिख देते हैं ओनली 1 मंथ बिकॉज ऑफ इंटरप्शन। चलें जी, फिर आपने कहा कि सर आपने इसके बाद फर्दर लोन कब लिया है? अगस्त में।
अच्छा भाई हमारे पास ये आ गया। अच्छा ये प्रॉपर्टी कंप्लीट कब हुई है? सितंबर में। तो आपने कहा जो आपने फर्दर लोन लिया है और सितंबर 30 को, तो 1 महीना ही आएगा। तो आपने कहा कि सर ये 1 महीना आ गया और ये हो गया कैपिटलाइज। यहां तक कोई इशू? चलें जी, अब हमने कहा टोटल एडिशन फॉर द ईयर 2022 निकालना। प्लीज यहां पे देखिएगा ताकि आप यहां पे अकॉर्डिंगली, ये तो 5.3 मिलियन फर्दर लोन है या पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर है? कौन सा 5.3? ये। अच्छा देखो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर ही है ये, पर किससे लेके दे रहा हूं? बैंक से। तो यहां से लोन क्रेडिट होगा और CWIP डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा भाई अब एक एक करके, क्या एडिशन है ये भी एडिशन है और ये भी एडिशन है। सही है, यहां पे लिख दिया मैंने पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर इन 2022, इंटरेस्ट ऑफ जो कि क्या हुआ है भाई? कैपिटलाइज हुआ है। ये कैपिटलाइज होगा, ये और ये। तो पिछला कहां गया? ओपनिंग में। तो वापस यहां पे करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। तो हमने तो फॉर द ईयर का देखना था। जैसे ही मैंने बच्चों यहां पे इसको ऐड किया एडिशन को, तो ये आ गई एडिशन। इसको आगे क्यों नहीं लेके गए? कंप्लीट हो गया। चलें अब यहां पे देखें, हम यहां पर आ गए एडिशन के कॉलम के अंदर और मैंने इस एडिशन को यहां से लिंक लगा दिया। सही है भाई? और आई थिंक कि यहां पे बकाया कोई एडिशन नहीं है। अब जरा गेम समझिएगा मेरी, इधर प्लीज सारे काम कटा के इधर देख लो। मैंने किया ये, यहां से इसको निकाल दिया, यहां से इसको निकाल दिया और मैंने कहा कि सर अब मैं यहां पर लेकर आ गया प्रॉपर्टी 5 को। जरा बात समझिएगा। मैंने कहा सर ये प्रॉपर्टी 5 है वो अब इधर आ गई। ये आप लोगों ने कभी जिंदगी में नहीं देखा है केस, आज देख लो। देखो CWIP अब रहा या खत्म हो गया? कंप्लीट हो गया ना। अगर यहां पे कॉस्ट के कॉलम में रहने दोगे तो वो डेप्रिशिएट होगा, जबकि आपको उसको किस पे लेके जाना है? तो आपने कहा कि सही है भाई, मैंने उसको कॉस्ट पे रखा हुआ था, अब ये कंप्लीट हो गया, मैंने यहां से ट्रांसफर कर दिया यहां पे। ये विद इन IP ट्रांसफर है। कॉस्ट से किस पे जा रहा है? फेयर वैल्यू पे, क्योंकि आप तो मजबूरन वहां पे थे ना। अच्छा अब जरा मुझे सवाल में देख के बताओ, फिर हम कंक्लूड कर देंगे इसको और ये सवाल ही खत्म हो जाएगा। सही है जी? फेयर वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी कितनी है? मतलब आपने जब कंप्लीट की तो आपको महंगी पड़ गई और मे बी अपेरेंटली लग भी रहा है बोरोइंग कॉस्ट की वजह से, क्योंकि इंटरेस्ट जो सूद पे करते थे वो प्रॉपर्टी की वैल्यू को ऊपर लेता गया। अब मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है? 40 मिलियन। तो क्या मैं इस पे फेयर वैल्यू लॉस बुक करूं? क्योंकि प्रॉपर्टी किस पे कैरी हो रही है? फेयर वैल्यू पे। तो अब हमने ये कहा कि सर हम यहां से इसका जो है फेयर वैल्यू लॉस बुक कर लेंगे। तो आपने कहा कि सर अगर मैं यहां से यही है, तो सर अब अगर मैं, क्योंकि अच्छा देख लो अब सारी इंफॉर्मेशन प्लेस इन हो चुकी है, अब आपने इसको सम किया तो सर ये वाला 0 क्यों हो गया? ये यहां से ट्रांसफर हो गया और फेयर वैल्यू पे आ गया। अब सारा हिसाब किताब बेहतरीन हो चुका है। क्लियर है? चलें जी अब जरा यहां पे बता दें ये वाला हिसाब किताब। हमने कहा कि सर यहां पे तो डेप्रिसिएशन किसी भी चौरंगी का नहीं आएगा। हमने जब इसको सम किया तो ये तो सब आ गए 0, ऐसा ही है। तो आपने नेट कैरिंग अमाउंट, तो मैं अगर इसमें से ये माइनस कर दूं तो क्या ये कैरिंग अमाउंट आ गई? ये 0 हो गया। ये सारे किस पे आ गए? फेयर वैल्यू पे। ये देख लो ये सारे फेयर वैल्यू पे 6.5, 4.7 और ये सारे के सारे किस पे हैं? फेयर वैल्यू पे। अच्छा पर इसका गेन बुक करना रह गया, ये हम लोगों ने मिस कर लिया। ये तो आप ट्रांसफर करके लाए थे ना। इसकी 31 दिसंबर की वैल्यू कितनी है? 5 मिलियन। तो मैं मजीद कितने का गेन बुक करूं?
अब आ गए सारे फेयर वैल्यू पे। तो यानी आपने ट्रांसफ़र किया, फेयर वैल्यू पे लेके गए, बनाया, ट्रांसफ़र किया, फिर फेयर वैल्यू पे लेके गए। तो हाँ, अब मैं कहता हूँ कि अगर बेंचमार्क क्वेश्चन है तो ये हो सकता है, बट अगेन दिस इज़ नॉट द एंड। अब मैं इसमें कुछ और तब्दीली करके नई चीज़ें डाल दूँ तो अगेन सोचने की सलाहियत और कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो आई थिंक कि आप लोगों को अब आगे प्रैक्टिस सेशंस की नीड नहीं है। सही है। तो हमारा अगला सेशन कल होगा एज़ पर मैं प्रॉमिस जो मैंने कहा था 26 से मैं आगे लेके चलूँगा। तो मैं आपको शाम तक टॉपिक बता दूंगा, रिवाइज करके आओ तो कर लेना, देखते हैं क्या कर लोगे तुम लोग। बट प्लीज़ यार थिंक, सोचने की सलाहियत इन्हांस करो। सही है जी। इसको रिक्वेस्ट मेरी ये है कि घर जाके एक बार फिर करना। सही है, मैं आपको सोल्यूशन के साथ भेज रहा हूँ। चलें जी, मिलते हैं, अभी भेज रहा हूँ। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।